हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि इस लॉकडाउन के टाइम में भी आपकी पढ़ाई घर में जारी होगी और इसी क्रम में मैं आपके सामने उपस्थित हूं आपकी मदद करने के लिए। जो मैं पंकज कुमार मिश्र, पीजीटी डीएम स्कूल भुवनेश्वर से हूं और आज हम रिमझिम कक्षा 5वीं की जो हिंदी की पुस्तक है उसका दूसरा पाठ लेकर के आए हैं, जिसका शीर्षक है फसलों के त्योहार। तो आइए हम दोनों लोग मिलकर के इस पाठ के बारे में सीखते हैं। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत देश जो है एक बहुत विशाल देश है और यहाँ पर तरह तरह के जो है त्यौहार मनाए जाते हैं। हमारे जितने भी धर्म को मानने वाले लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो सब अपना अपना धार्मिक त्यौहार मनाते हैं। उसके साथ साथ हम अपना राष्ट्रीय पर्व भी मनाते हैं, जैसे 15 अगस्त, गणतंत्र दिवस। लेकिन एक बात और है कि हमारा देश गांव का देश है और गांव के देश होने की वजह से हमारे देश की जो जनता है वो अधिकांश गांव में रहती है और उनका जो मुख्य व्यवसाय है वह है खेती करना। तो हमारे देश में फसलों से जुड़े भी बहुत तरह के त्यौहार हैं। आइए आज हम इस पाठ के माध्यम से सीखते हैं कि हमारे देश में फसलों के त्यौहार कौन कौन से हैं। तो इस पाठ के क्रम में पहले हम ये देखते हैं कि इस फसल के त्यौहार और कौन कौन से हैं, उसको हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हम इस फसल के त्यौहार के बारे में जो लेखिका का अनुभव है, जो कि भोजपुरी भाषा भाषी है और उसके घर में किस प्रकार से त्यौहार मनाया जाता है, उसका विवरण है। उसके बाद आगे हम देखेंगे कि फसलों के त्यौहार विभिन्न प्रांतों में किस प्रकार से मनाए जाते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। फसलों के त्यौहार। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए और हम यहाँ पर सूरज के इंतजार में आस लगाए बैठे हुए हैं। पूरे 10 दिन हो गए, सूरज लापता है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। बच्चों, यहाँ पे लेखिका कहती है कि सारा दिन बोरसी, बोरसी जो है एक अंगीठी होती है। नॉर्थ इंडिया में जब बहुत ठंड पड़ती है तो अपने शरीर में गर्माहट बनाए रखने के लिए लोग अंगीठी में जो है आग तापते रहते हैं। तो लोग वहाँ पर बैठे रहते हैं क्योंकि उस समय खिचड़ी के समय में वहाँ पर धूप नहीं निकलती, सूरज लापता रहता है, पूरा दिन ठंड रहता है। तो सब लोग वहाँ पर बोरसी के आगे हाथ तापते हुए बैठे रहते हैं और लोग जो हैं घर में रजाई के अंदर रहते हैं। किसी की भी निकलने की हिम्मत नहीं होती, इतनी ठंड होती है, इतनी ठंड होती है। अब आगे हम देखते हैं। बाहर देखने से तो समय का अंदाजा ही नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि सूरज निकला नहीं है, लोगों को पता ही नहीं चल पा रहा है कि क्या हो रहा है। घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है। रह रहकर कानों में चापाकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज़, तो कभी किसी के हाँक लगाने की आवाज़ आ रही। हाँक लगाना माने किसी को बुलाना। अब चूंकि लेखिका का जो घर है वो भोजपुरी भाषा भाषी है, तो देखिए वहाँ पर भोजपुरी भाषा में किस प्रकार से लोग कहते हैं, बुलाते हैं एक दूसरे को, उसको हम यहाँ पे देखेंगे। भोजपुरी जो है हिंदी की एक बोली है जो कि पश्चिम बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। तो उसके जो कुछ शब्दांश हैं, वाक्यांश हैं, उसको हम देखते हैं। हाँक लगाते हैं। जब हाँक के देख केरा के पत्ता आइल की ना, आज ई लोग के उठे के नहीं खे, बोल जल्दी तैयार होखस। इसका मतलब ये है कि जब हाँक के देख केरा के पत्ता आइल की ना, केला का पत्ता खिचड़ी के समय में उसकी पूजा होती है, उस पर सामान रख करके और पूजा करते हैं। तो केले के पत्ते को शुभ मानते हैं, इसलिए मंगाने के लिए कोई बुला रहा है और लेखिका को ये आवाज़ पता चलती है। आज ई लोग के उठे के नहीं खे, बोल जल्दी तैयार होखस। वहाँ के बुजुर्ग लोग कहते हैं, बच्चे रजाई पे लेटे हुए हैं, समय का पता नहीं चल पा रहा है, तो वो कहती हैं कि आज ई लोग के उठे के नहीं खे, क्या आज ये लोग उठेंगे नहीं? उनको जल्दी बोलो कि तैयार हो जाएं। अब तो उठने में ही भलाई है। लेखिका कहती है भाई अब तो उठना ही पड़ेगा, समय जो भी हो गया है, क्योंकि घर के बड़े बुजुर्ग ऐसा कहते हैं। अब देखिए, हमने ये जो गद्यांश पढ़ा उसमें हमने 2-3 चीज़ें सीखी। एक तो देखा बोरसी। तो आप लोग बोरसी नहीं समझते होंगे क्योंकि कहीं पर बोरसी का इस्तेमाल नहीं होता है। तो ये देखिए, ये जो चित्र है बोरसी, ये अंगीठी है। इसमें आग रख करके, कोयला, लकड़ी सब रख करके, कंडे रख करके और आग तापते हैं। और दूसरे जो हमने शब्द की चर्चा किया था, चापाकल। चापाकल मतलब उसको हैंडपंप कहते हैं और इसमें जो है ऐसे पानी निकाला जाता है, आप लोगों ने देखा होगा। तो ये दोनों चित्र आप लोग जो है देख लीजिए। अब आगे देखते हैं। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठे हुए।
दादा और चाचा ने क्या सफ़ेद चकाचक माड़ लगी हुई धोती और कुर्ता पहना हुआ है। अब माड़ क्या है, जो हम लोग नए ज़माने में रिवाइव इस्तेमाल करते हैं, तो पहले के ज़माने में जो चावल का जो माड़ होता है उसको लोग लगाते हैं ताकि कपड़ा जो है टाइट रहे। तो इस प्रकार से उन्होंने आज खिचड़ी के अवसर पे पहना हुआ है। अब पिताजी क्या कहते हैं, खिचड़ी में ऐसन ठाड़ हम पहले कब्बो न देखिनी, सारा देह कनकना देता। पिताजी ने कहा, पापा ने कहा, शायद आज धोती में उन्हें ठंड ज़्यादा लग रही है। जो पिताजी को जब ठंड लग रही है तो उन्होंने भोजपुरी भाषा में कहा कि खिचड़ी में ऐसा ठाड़ हम पहले कब्बो न देखनी, सारा देह कनकना देता। मतलब खिचड़ी, मतलब जो खिचड़ी का पर्व जो 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है, उस समय बहुत ठंड पड़ती है नॉर्थ इंडिया में। तो पिताजी कहते हैं उनको सुबह नहाना पड़ा कि खिचड़ी में ऐसी जो ठंड है वो हमने आज तक कब्बो माने कभी नहीं देखा, सारा देह कनकना जाता है, यानी देह में पूरी सुरसुरी उठती है, इतनी ठंड पड़ती है, रोम खड़े हो जाते हैं। पिताजी ने कहा क्योंकि आज उन्हें बहुत ठंड लग रही है। सामने मचिया पर दादी पर खादी की सफ़ेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी हुई है। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं, झक सफ़ेद सेमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल। गौर से देखने पर एक बाल भी काला नज़र नहीं आता है, बिल्कुल धुली धुली सी लग रही हैं दादी। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हुए हैं, जिस पर तिल, मीठा गुड़, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर रखे हुए हैं। तो दादी आज खिचड़ी के अवसर पर दादी मचिया के सामने बैठी हैं, उन्होंने बाल धोए हैं। उनके बाल जो हैं सेमल की रुई, सेमल एक होता है पौधा होता है, उसके फलों से रुई निकलती है, वो बहुत अच्छी क्वालिटी की रुई मानी जाती है, उससे तकिया बनाई जाती है। तो उसके बाल ऐसे लग रहे हैं और दादी ने बाल धोए हैं। दादी के बाल बिल्कुल भी काले नहीं हैं, पूरे सफ़ेद हैं सेमल रुई की तरह। और उनके सामने केले के पत्ते हैं जिस पे मीठा गुड़, तिल, ये पूजा करने के लिए कुछ ढेर में रखा हुआ है, और चावल आदि के गुड़ उसमें ढेर पे रखा हुआ है। हमें बारी बारी से सभी चीज़ों को छूने के लिए कहा गया, प्रणाम करने के लिए कहा गया, और जब हम सब ऐसा कर लें तो उसे इकट्ठा करके दान दे दिया जाता। अब यहाँ पे बात आती है कि खिचड़ी में चावल, तिल, इसका दान भी किया जाता है। नॉर्थ इंडिया में जो मकर संक्रांति है उसको वहाँ पर खिचड़ी का पर्व भी कहते हैं, तो उस पर ये सब चीज़ों को दान करने का भी एक विधान है हमारे देश में। अब देखिए, फसलों के त्यौहार में जो पाठ में जो हमारे जो शब्द आए हैं, अंगीठी, बोरसी मीन्स अंगीठी, चापाकल माने हैंडपम्प, बम्बा, बर्मा, मचिया हमने आपको दिखाया था। तो छोटी चौकोर चौकी जो खाट की तरह सुतली से बुनी गई है। आजकल हम नए ज़माने में कुर्सी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पहले के ज़माने में छोटी सी खटिया होती थी। और कतार हमने बताया था कि केले के पत्ते कतार में रखे हैं, यानी क्रम से रखे हुए हैं। अब फसलों के त्यौहार में आगे है। आज तो अप्पी दीदिया बुरी फंसी, उन्हें ना तो चूड़ा दही पसंद है और ना ही खिचड़ी पर आज तो उनको फरमाइशी नाश्ता चलेगा। उन्हें दोनों ही चीज़ें खानी पड़ेंगी। आज खिचड़ी जो है, खिचड़ी खाने के बाद सभी गया से आए तिल गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। खाते खाते मैं सोच रही थी कितनी अलग है यह खिचड़ी जो हम मना रहे हैं। अब उनके यहाँ जो दीदी हैं, उनकी अप्पी दीदी, उनको चूड़ा दही, क्योंकि खिचड़ी में चूड़ा दही खाने का भी रिवाज है, और खिचड़ी भी खाते हैं जो बनाई जाती है, लेकिन ये चीज़ें अप्पी दीदी को पसंद नहीं है, लेकिन आज तो खाना पड़ेगा क्योंकि आज के दिन खाते हैं। तो यहाँ पर है। और दूसरी चीज़ आपको बच्चों में बता दूं, बिहार में एक शहर है जो यहाँ पर लिखा हुआ है गया। गया का जो तिलकुट है वो बहुत प्रसिद्ध है। एक्चुअली वो तिल, गुड़ और चीनी से बनाया जाता है। जैसे मध्य प्रदेश में एक शहर है ग्वालियर में जो गजक बनता है वो भी तिल से बनाया जाता है। तो नॉर्थ इंडिया में चूँकि ठंड बहुत पड़ती है और तिल जो होता है वो गर्म होता है, इसलिए तिलकुट, तिल के लड्डू, ये सब बनाने और खाने का रिवाज है। अब लेखिका यहाँ पे बताती है कि वो स्कूल में खिचड़ी कैसे मनाती थी। स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। उसके स्कूल में भी खिचड़ी मनाते थे। खिचड़ी एक पर्व है, वही मकर संक्रांति। छुट्टी का दिन नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर, फिर टापू और बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाने का भी रिवाज है। गुजरात में इसे पतंग का पर्व भी कहते हैं। कितना मज़ा आता है, आप लोगों को भी मज़ा आता होगा जब आप लोग पतंग उड़ाते हैं। तो हम पतंग उड़ाते थे और वहीं थोड़ी दूर पर बैठे गुरुजी, बिमला दिद्दा, आनंद जी, झिलमिट भैया, ये सब मिल करके, और नदी के किनारे जैसे हम लोग सैर करने जाते हैं तो ईंटे से बने हुए चूल्हों के ऊपर बड़े बड़े कड़ाहों में
वो क्या करते हैं, खिचड़ी बनाते हैं, क्योंकि उस दिन खिचड़ी खाने का रिवाज है। और बच्चे हैं, ये मस्ती कर रहे हैं, तो हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को रख देते हैं सुस्ताने के लिए, और बीच बीच में मटर छीलते हैं, प्याज छीलते हैं। इस प्रकार से हम हेल्प करते हैं। जैसे आप लोग भी अपने घर में जब कोई पर्व त्यौहार होता है तो आप लोग भी अपने मम्मी पापा घर के सभी सदस्यों की मदद करते हैं। वैसी खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली, वाकई ढंग कैसा हो, पर यह खुशियों का त्यौहार है। लेखिका यहाँ पर कहती है कि वाकई में ढंग अलग अलग है सबका खिचड़ी मनाने का, इस पर्व को मनाने का, लेकिन वाकई में खुशियों का त्यौहार है। और आप लोग भी बहुत तरह के त्यौहार मनाते हैं, आपको खुशी मिलती है। त्यौहार का मतलब ही है खुशी का इजहार करना। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आया है कि फसलों के त्यौहार, पाठ में आए जो नए शब्द हैं, तो यहाँ पर लिखा है पाला एक शब्द है, इजहार करना माने खुशी जाहिर करना, बताना। और तिलकुट हमने बताया जो गुड़ चीनी और कूटे हुए तिल से बनी एक प्रकार की मिठाई या लड्डू होता है। तो ये जो शब्द हैं ये आप लोग समझ लीजिए। पाला जो होता है, नॉर्थ इंडिया में ठंड पड़ती है उसको पाला मारना कहते हैं। तो पाला जो होती है, हवा में मिले हुए भाप के सूक्ष्म कण जो होते हैं वो सफ़ेद तह की तरह पेड़ पौधे में आके जम जाते हैं और जिससे फसल नष्ट हो जाती है। तो इसीलिए नॉर्थ इंडिया में लोगों को पाला पड़ने से बहुत डर लगता है, किसानों को इससे बहुत डर लगता है, क्योंकि उस समय जब फसल जनवरी के समय में फसलों में फूल आते हैं तो वो फूल को ही नष्ट कर देती है। तो इस प्रकार से पाला होने से किसानों को बहुत डर लगता है। अब देखिए, अब हम आते हैं मेन पॉइंट पे कि हमारे यहाँ जो फसलों के त्यौहार हैं कब से कब मनाए जाते हैं और उस समय क्या स्थिति होती है, क्यों मनाए जाते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। जनवरी माह के मध्य में, यानी जो खिचड़ी है, मकर संक्रांति है, वो 14 या 15 जनवरी को मनाई जाती है। तो जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है। कोई फसलों के त्यौहार तैयार हो जाने की खुशी बांटता है कि चलो भाई फसल तैयार हो गई है, और अब कुछ लोग इस उम्मीद में खुशी मनाते हैं कि पाला कम होगा, सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल बढ़ने लगेगी। अब होता क्या है बच्चों कि 15 जनवरी को सूर्य जो होता है दक्षिणायन से उत्तरायण में होता है, और उस दिन से लोग ये मानते हैं, इसीलिए इसको संक्रांति कहते हैं, क्योंकि वो जो है धनु राशि से मकर राशि में संचार करता है। तो उस दिन से लोगों का मानना ये होता है कि इस दिन से ठंड अब कमेगी और गर्मी धीरे धीरे बढ़ेगी। तो लोगों को ठंड से निजात पाने के लिए इस बात की भी खुशी, चलो भाई अब ठंड से निजात मिलेगी, तो इसलिए भी लोग खुशी मनाते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो रबी फसल है जब वो पकती है तो उसको गर्मी चाहिए, सूरज का प्रकाश चाहिए। तो किसानों को खुशी लगती है कि चलो अब सूर्य का प्रकाश आएगा तो हमारी फसल बढ़ेगी और बढ़ेगी, अच्छा पैदावार होगा, हमारे खेत खलिहान अच्छे होंगे, हमारे घर में अनाज का भंडार ज़्यादा आएगा। तो इसलिए भी वो खुशी का त्यौहार मनाते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग इलाकों में इसको मनाने का अपना अलग रंग और ढंग नज़र आता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों को घर आने की खुशी का इजहार करते हैं। इजहार करते हैं माने प्रदर्शित करते हैं, बताते हैं कि किस प्रकार से हम अपनी खुशी का इजहार करेंगे। अब देखिए ये त्यौहार किन किन राज्यों में किस किस प्रकार से मनाए जाते हैं, तो आपको मैं आज अच्छे से समझाता हूं ताकि आपको भी ये बात पता चल जाए। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, और उसके साथ भी हम आगे और भी बताएंगे कि और कौन कौन से राज्यों में मनाया जाता है। अभी मैं केवल ये पढ़ रहा हूँ आपके जो बुक में दिया हुआ है। में मकर संक्रांति या तिल संक्रांत कहते हैं, और इसी त्यौहार को असम में बिहू के रूप में मनाते हैं। केरल में इसको ओणम कहते हैं, तमिलनाडु में इसे पोंगल कहा जाता है, और पंजाब में इसको लोहड़ी कहते हैं, और झारखंड में जो हमारे एक जनजाति बहुल प्रदेश है वहाँ पर की जनजातियाँ जो हैं उसको सरहुल नाम से पर्व का पालन करती हैं, और गुजरात में इसे पतंग का पर्व कहते हैं। अभी हमने पिछले समय इसकी चर्चा किया कि हम लोग पतंग भी उड़ाते हैं, तो गुजरात में इसे पतंग का पर्व कहते हैं। ठीक है, सभी खेती और फसलों से ये जुड़े त्यौहार हैं। इन्हें जनवरी से मध्य और अप्रैल तक इनको अलग अलग समय में मनाया जाता है। अब आइए हम देखते हैं कि इसको कैसे कैसे मनाया जाता है और किन किन राज्यों में इसको क्या कहते हैं। अब देखिए बच्चों, ये हमारा भारत का नक्शा है, आप ये देख रहे हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ पे कुछ कुछ राज्यों के नाम लिखे हैं। जैसे पंजाब है ये, तो पंजाब में इसको लोहड़ी कहते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे राज्य हैं, जैसे मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, और ये छत्तीसगढ़ भी है, बंगाल भी है, बिहार है, और
इधर आपका उत्तर प्रदेश है, ये सारे राज्यों में इसको मकर संक्रांति कहते हैं। गुजरात में इसको पतंग का त्यौहार कहते हैं। महाराष्ट्र में इसको तिलगुड़ का त्यौहार कहते हैं। और केरल में इसको ओणम कहते हैं। और तमिलनाडु में पोंगल कहते हैं। और वेस्ट बंगाल में सरहुल कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में इसको पाणुन कहते हैं, पानुड़। और उत्तराखंड में इसको घुघुतिया कहा जाता है, उत्तराखंड का जो कुमायूं क्षेत्र है वहाँ पर। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, इस पाठ में इस बात का वर्णन नहीं है कि जनवरी से और अप्रैल के मध्य में मनाया जाता है, लेकिन उड़ीसा में भी एक त्यौहार मनाया जाता है, फसलों का त्यौहार, जिसे नुआखाई पर्व कहते हैं। लेकिन ये जनवरी और अप्रैल के बीच में नहीं मनाया जाता है, लेकिन उड़ीसा में भी नुआखाई का पर्व फसलों का ही त्यौहार है जो कि मनाया जाता है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे मैंने बताया है। अब देखिए बच्चों, हम देखते हैं कि कौन कौन से राज्यों में कौन कौन से पर्व मनाए जाते हैं। इसकी हमने एक लिस्ट यहाँ पे बनाई है, आप लोगों को याद भी रहेगा और आपका इस प्रकार से जनरल नॉलेज भी तैयार होगा। अब देखिए राज्य एवं उनके त्यौहार, तो देखिए आप लोग याद करिए, और भी आप जिन जिन राज्यों में रहते हैं अपने क्षेत्र में कौन कौन से फसलों के त्यौहार मनाए जाते हैं उसके बारे में भी आप चर्चा कीजिए। असम में बिहू, पानुड़ जो है अरुणाचल प्रदेश, पतंग का पर्व गुजरात, तिलगुड़ का त्यौहार महाराष्ट्र, ओणम केरल, पोंगल तमिलनाडु, सरहुल झारखंड, उत्तराखंड घुघुतिया कुमायूं क्षेत्र में, उड़ीसा में नुआखाई, मकर संक्रांति या तिल संक्रांति जो है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, और पंजाब में इसको लोहड़ी के नाम से ये त्यौहार मनाया जाता है। तो देखिए आपने इतने राज्यों में देखा कि फसलों के त्यौहार को किन किन नाम से और किस किस ढंग से मनाया और उसका पालन किया जाता है। अब देखिए बच्चों, अब हम लोग एक त्यौहार पर आते हैं। अभी हमने पढ़ा कि झारखंड में इसको सरहुल के नाम से इसको मनाया जाता है। अब देखिए सरहुल का त्यौहार क्या है, इसको कौन मनाते हैं, किस प्रकार से मनाते हैं। तो आप देखिए फसलों के त्यौहार, झारखंड में सरहुल के का जो त्यौहार होता है उसको बड़े जोश खरोश का माने बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। और इसका जश्न जो है 4 दिनों तक चलता है। जश्न माने हमारा त्यौहार, हमारा जलसा, हमारा उत्साह चलता है। तो अब इसको मनाते कौन है, तो देखिए झारखंड एक जनजाति बहुल राज्य है और यहाँ की जो जनजातियाँ हैं विशेषतर करके वो हैं संथाल और ओरांव। तो इसे अलग अलग जनजातियाँ अलग अलग समय में मनाती हैं। जैसे संथाल लोग फरवरी और मार्च में मनाते हैं, तो ओरांव लोग जो हैं इसे मार्च और अप्रैल में मनाते हैं। अब क्या है कि जो ये आदिवासी लोग हैं, जनजातियाँ हैं, ये लोग प्रकृति की पूजा करते हैं। प्रकृति की पूजा करते हैं यानी पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, खेत खलिहानों की पूजा करते हैं। इस प्रकार से ये लोग प्रकृति को अपना मानते हैं। हम सभी लोग मानते हैं, लेकिन ये लोग विशेष रूप से प्रकृति की पूजा करते हैं। तो ये प्रकृति की पूजा किस प्रकार से करते हैं, सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। अब आप लोगों ने साल का पेड़ नहीं देखा होगा, तो मैं आपको दिखाऊंगा साल का पेड़ कैसे होता है। हो सकता है आपके क्षेत्र में साल का पेड़ ना होता हो, तो मैं आपको साल का पेड़ भी दिखाऊंगा, लेकिन आप अभी समझिए कि साल का एक वृक्ष होता है, पेड़ होता है। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं। कौन सा समय, मार्च अप्रैल। क्यों, क्योंकि इस समय बसंत का आगमन होता है और बसंत में लगभग भारत में की जितनी भी वनस्पतियां हैं उसमें पेड़ों में फूल आते हैं। इसीलिए तो बसंत को ऋतु का राजा कहा जाता है। और मौसम बहुत खुशनुमा हो जाता है, क्योंकि न ज़्यादा ठंड न ज़्यादा गर्म, तो मौसम खुशनुमा हो जाता है। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मजीरे लेकर रात भर नाचते गाते हैं। तो ढोल मजीरा, ढोलक और झांझ बजाते हैं। अभी मैं ये सारे शब्दों को और इसके चित्र भी आपको मैं दिखाऊंगा, तब आप लोग समझेंगे ढोल मजीरा क्या है। हो सकता है आप अभी नहीं समझ पा रहे हों, आगे हम आपको दिखाते हैं। अब देखिए ये कुछ नए शब्द आए हैं, फिर से देख लीजिए। साल क्या है, एक वृक्ष है। ढोल मंजीरा क्या है, एक वाद्य यंत्र है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। और सरई के एक वृक्ष है, उसकी भी चर्चा है, तो मैं यहाँ पे बता दूँ वो भी एक वृक्ष है। और जश्न का मतलब होता है उत्सव और जलसा। अब देखिए फसलों का त्यौहार में ये लोग आगे और कैसे कैसे मनाते हैं, सरहुल के त्यौहार को कैसे मनाया जाता है। तो चारों ओर फैली छोटी छोटी घाटियाँ, लंबे लंबे साल के वृक्ष, साल के वृक्ष बहुत लंबे लंबे होते हैं। आसपास बसे छोटे छोटे गांव हैं, लिपे पुते, सबके घर में गोबर से
मिट्टी से, सफ़ेद मिट्टी से पोत करके और घर को बढ़िया सुंदर सजाया जाता है। करीने से बुहारे, करीने माने बहुत तरीके से उसको बुहारा जाता है, घर को सजाया जाता है और एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर लोग नृत्य करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा झारखंड का लोक नृत्य, तो आपने देखा होगा कि किस प्रकार से जनजातियां नृत्य करते हैं। अगले दिन वो नृत्य करते हैं और घर घर जाते हैं, फूलों के पौधे लगाते हैं और घर घर से चंदा मांगते हैं। आप लोग जानते होंगे चंदा मांगना, हमारे यहाँ बहुत तरह के पर्व होते हैं जिसमें घर घर जाकर के लोग चंदा मांगते हैं उस पर्व को मनाने के लिए। तो ये लोग भी घर घर जा कर के चंदा मांगते हैं। अब आपको पता है वो चंदा में क्या मांगते हैं? कुछ लोग तो चंदे में पैसा मांगते हैं, कुछ लोग अनाज मांगते हैं। तो ये लोग क्या मांगते हैं? ये लोग मांगते हैं मुर्गा, चावल और मिश्री। मतलब मुर्गा, चावल और मिश्री आप लोग जानते हैं, ये सब चीज़ें अपने उत्सव को मनाने के लिए ये घर घर से मुर्गा, चावल और मिश्री मांगते हैं। फिर चलता है खाने और पीने और खेलों का दौर। फिर ये लोग खाने पीने और खेलों का दौर चलता है, खेलेंगे, खाएंगे, पिएंगे, यानी मस्ती करेंगे। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, जिसके बाद लोग कानों में सरई का फूल पहनते हैं। अब हमने आपको बताया सरई भी एक वृक्ष है, साल की तरह ही एक वृक्ष होता है और उसमें भी फूल आते हैं और उस अपने कान में सरई का फूल लगाते हैं। मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ सरई का फूल कैसे होता है। और बच्चों कहते हैं कि इस दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। आपको पता है कि बसंत का ऋतु जो है फरवरी मार्च इसी से प्रारंभ होता है और ये लोग मानते हैं कि इनके यहाँ पर बसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। बसंत ऋतुओं का राजा है और धान की पूजा होती है। झारखंड में धान की खेती होती है और पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान जो है वो अगले फसल में बोया जाता है। अब आशीर्वादी धान क्या है? धान को रखते हैं, उसकी पूजा करते हैं, यानी मान जाते हैं कि भगवान का आशीर्वाद उसे प्राप्त हो गया है और उसको अगले बार जब बोया जाएगा तो अच्छी फसल होगी, इस उम्मीद से आशीर्वादी धान की फसल को बोया जाता है। तो बच्चों हम यहाँ तक अपना कंटेंट कंप्लीट करते हैं। अभी आपको हम कुछ चित्र, कुछ शब्द बताते हैं। अब ये देखिए, आपको हमने एक शब्द कहा ढोल और मंजीरा क्या है। देखिए ये जो बच्चे हैं ये देखिए यहाँ पर ये ढोल बजा रहे हैं और ये देखिए ये हाथ में जो लिए हुए हैं ये जो है ये मंजीरा है और बच्चे देखिए नाच रहे हैं। तो ये ढोल और मंजीरा है, आपने देखा होगा और ये देख लीजिए आप। उसके बाद बच्चों सरई के वृक्ष के फूल, ये देखिए ये सरई का वृक्ष है और इसमें ये देखिए किस प्रकार से पूरा ये पुष्पित है, पूरा हरा भरा है और इसमें फूल निकले हुए हैं। और ये कब होता है? बसंत ऋतु में होता है, यानी मार्च, फरवरी, अप्रैल के समय में होता है। बहुत सुंदर लगता है, जंगलों में की शोभा बढ़ाता है। इसी को हमारे जनजाति भाई जो हैं अपने कानों में लगाते हैं और अपने उत्सव को मनाते हैं। अब ये देखिए बच्चों, ये साल का वृक्ष है। अगर आप जंगलों में गए होंगे, विशेष करके छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश का कुछ एरिया, वहाँ पे लंबे लंबे साल के वृक्ष हैं, इसीलिए जो है ये लंबे लंबे साल के वृक्ष होते हैं। उड़ीसा के भी कुछ क्षेत्रों में ये पाया जाता है। तो ये देखिए ये है आपका साल का वृक्ष। तो ये बहुत सुंदर होता है और ये जिस जंगल में पाया जाता है ये बहुत ही अच्छा वृक्ष है और इससे इमारती लकड़ी मिलती है, इससे बहुत अच्छा फर्नीचर बनाया जाता है। और इसके बाद अब बच्चों हमने जो कुछ भी पढ़ा उसका हम एक बार पुनरावृत्ति कर देते हैं। तो पुनरावृत्ति में क्या है? सबसे पहले हमने देखा खिचड़ी का पर्व, भोजपुरी भाषाई क्षेत्र में लेखिका का अनुभव। तो आपने देखा कि लेखिका ने बताया कि भाई नॉर्थ इंडिया में बहुत ठंड पड़ती है, रजाई से उठने का मन नहीं करता, समय का पता नहीं चलता, लेकिन चहल पहल जो होती है उससे पता चलता है कि लोग उठ गए हैं। चापाकल के चलने की आवाज़ आती है, दादी मचिया में बैठी है, पूजा पाठ के सामान को रखी हुई है और सबको प्रणाम करने के लिए, उसको दान देने के लिए बोलती है। फिर लेखिका कहती है कि भाई हमारे स्कूल में किस प्रकार से ये त्यौहार मनाया जाता है, किस प्रकार से लोग मिल करके खिचड़ी बनाते हैं, क्योंकि खिचड़ी खाने का विधान है। इसको मकर संक्रांति को खिचड़ी का भी त्यौहार कहते हैं, मैंने आपको बताया है। फिर उसके बाद आपने देखा कि भारत के विभिन्न प्रांतों में फसलों से जुड़े त्यौहार कौन कौन से हैं। तो मैंने आपको वो लिस्ट बताई थी और यहाँ पर आप एक बार देख भी सकते हैं। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि ये जो है ये देखिए, ये जितने भी राज्य हैं इन सब राज्यों में फसलों से जुड़े हुए कौन कौन से त्यौहार हैं इसके बारे हमने आपको बताया। और हमने आगे ये चर्चा की कि विशेष रूप से ये जो एक त्यौहार है झारखंड का सरहुल पर्व,
हमने बताया था आपको कि झारखंड में सरहुल का पर्व मनाया जाता है और इसको दो जनजातियाँ, और भी जनजातियाँ हैं लेकिन आपके पुस्तक में दो जनजातियों का उल्लेख है, संथाल और ओरांव। तो ये लोग जो है जनजातियों का पर्व किस प्रकार से मनाते हैं, ये प्रकृति की पूजा करते हैं, ये साल के वृक्ष की पूजा करते हैं, ये लोग नाचते हैं, ये लोग गाते हैं, ग्रुप में निकल करके ढोल और मंजीरा जो है बजाते हैं, और उसके साथ साथ ये घर घर जाते हैं, चंदा मांगते हैं। चंदा में ये मुर्गा, मिश्री और चावल मांगते हैं, और घर घर जाते हैं, फूलों के वृक्ष लगाते हैं, पौधे लगाते हैं। फिर इसके बाद इनके यहाँ नृत्य करते हैं, और अपने कानों में सरई का जो वृक्ष है होता है उसके फूल जो है अपने कानों में लगाते हैं। और इसी दिन से ये लोग मानते हैं कि बसंत ऋतु का आगमन होता है, और अपने बसंत के बाद, गर्मी के बाद जब बारिश का सीज़न आएगा तो हम लोग धान का फसल भी बोते हैं। तो जो पूजा किया हुआ आशीर्वादी जो धान होता है उस पे उसको पूजा करके रखते हैं, और उसको अगले फसल में बोने के लिए वो रखते हैं सरहुल के दिन, ताकि ये आशीर्वादी जो बीज है जब खेतों में पड़े तो हमारी पैदावार बहुत अच्छी हो। तो इस प्रकार से बच्चों हमने आज ये जो पाठ पढ़ा तो फसलों का त्यौहार, तो आज हमने ये देखा कि फसलों के त्यौहार को भारत के विभिन्न प्रांतों में किस प्रकार से मनाया जाता है। सबके मनाने का अलग अलग अपना तौर तरीका होता है, रीति रिवाज होता है। आप जानते हैं कि हमारा देश एक विविधता वाला देश है, यहाँ पे विविधता बहुत है, भाषा, रहन सहन, खान पान, सब में विविधताएं हैं। तो त्योहारों को मनाने में भी विविधता है। उत्तराखंड में कैसे मनाते हैं, उत्तर प्रदेश में कैसे मनाते हैं, नॉर्थ इंडिया में कैसे मनाते हैं, साउथ इंडिया में कैसे मनाते हैं। तो बच्चों आज हमने यहाँ पर इस विविधता के बारे में पढ़ा और जाना। अभी ये पाठ कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इसका हमने जो है 2-3 गद्यांश लिया है। अभी इसमें और भी है कि किस प्रकार से साउथ इंडिया में ओणम और पोंगल का त्यौहार मनाया जाता है। उसके अलावा घुघुतिया किस प्रकार से मनाया जाता है उसके बारे में हम अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे, जानेंगे। और आशा करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा हमारा पाठ, और आपको समझने में आसानी हुई होगी और आपने जाना होगा। अब हम इसके बाद आपसे हम सब लोग मिल करके, हम और आप मिल करके सीखेंगे, जानेंगे, अपने भारत की संस्कृति को जानेंगे। अगले पाठ में हम यहाँ पर आएंगे और भी त्यौहार पर्व को किस प्रकार से मनाया जाता है उसके बारे में हम सीखेंगे। और अभी हमने ये जो पढ़ाया है तो आप लोग इसको देखेंगे, देखने के बाद ये जो हमने त्योहारों के नाम विभिन्न राज्यों में है, ये आपका एक जीके भी इससे बढ़ेगा। तो आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। और हमने जो कठिन नहीं कहेंगे, नए शब्द कहेंगे, नए शब्द जो हमने आपको बताया है उन शब्दों के चित्रों को देखेंगे, उन शब्दों के अर्थों को देखेंगे और आप समझेंगे। एक बार पाठ को आप फिर से पढ़िएगा तो आपको ये समझ में आएगा। और मुझे लगता है कि मैंने आपकी हेल्प की और आप जो है इस पाठ को अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। तो धन्यवाद।